Hello, my dear friends. Good evening. Very good evening to all of you. Welcome back. Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं. जैसे कि आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. क्लियर? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रेसिस्टेंस के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ. हो सकता है आप लोगों को पता हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोन अबाउट दैट व्हाट इज रेसिस्टेंस. देखो रेसिस्टेंस होता क्या है, इसके नाम से पता लगा है. रेसिस्ट मतलब रोकता होगा. तो हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन भी देखा था. रेसिस्टेंस है क्या? विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है. अब क्या आप में से किसी ने सोचा कैसे करता होगा ये रेसिस्ट? ऐसा क्या होता होगा? क्योंकि मैं जब इसके बारे में बताऊंगा ये आखिर है क्या, ये कैसे वर्क करता है, कि रेसिस्टेंस रोकता कैसे है, तभी आप इनको समझ पाओगे. एक तरीका है, इनको रट लो, या तो रट लो कि भाई कैसे अफेक्ट करता है. दूसरा तरीका है समझ लो. तो मेरा जो मेथड है, जो मैं चाहता हूँ ये पढ़ाना, मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े. आप चीज़ों को एक बार समझ जाओ कि कैसे वो काम करता है, वो है क्या. अगर आपको ये पता चल गया तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर होंगे इसको इफेक्ट करते होंगे. तो सबसे पहले बताता हूँ मैं कि रेसिस्टेंस होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, कोई भी वायर है, कंडक्टर बोल देते हैं. ठीक, ये कोई कंडक्टर है. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कुछ मान लीजिए कोई एटम है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ये भी एटम है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, फिर से वही चीज़ जो लास्ट टाइम भी बताई थी. तो ऐसे कुछ मैं एटम और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ. अब देखिए होता क्या है, अभी तो इनका रैंडम डायरेक्शन था. जैसे ही हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव. तो आपको मैंने बताया था पॉजिटिव क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव पुश करेगा, तो ये अल्टीमेटली एक फ्लो हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो. और करंट जो होता है, कन्वेंशनल करंट, हमेशा इसका अपोजिट होता है, करंट. ठीक है, ये हो गया करंट का फ्लो, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो हुआ क्या, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है हमेशा. और जो इसके एटम्स हैं, ये एटम तो मूव करेंगे नहीं, एटम तो फिक्स हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेज में, जब आपको स्टार्टिंग में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया होगा. सॉलिड, थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप सभी को पता है. सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. थोड़ा सा हिस्ट्री पुरानी बचपन वाली देखिए, मैंने अंदर लिख दिया सॉलिड लिक्विड गैस. तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके, क्लोजली टाइटली पैक्ड, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इस तरीके के कुछ. लिक्विड के थोड़ा दूर और गैस के बिल्कुल ही दूर. ठीक, तो ये हैं आपके वो एटम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स, एटम. तो ये क्या हैं, ये इतने क्लोज हैं. मैंने थोड़ा जूम ज़्यादा किया हुआ है, मैंने इतने दूर दूर बना रखे हैं, एक्चुअल में ऐसे हैं. तो जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसके एटम के चारों ओर, या इस मॉलिक्यूल के चारों ओर, एटम के चारों ओर, मॉलिक्यूल नहीं, एटम के चारों ओर सारे एटम हैं. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा. तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब मूव करता है इन एटम पर स्ट्राइक करेगा, इन एटम के साथ इसका कॉलिजन होगा. ठीक है, क्या होगा, कॉलिजन. और वो कॉलिजन कैसा होता है, मैं यहाँ पर एक टर्म लिख देता हूँ. क्या होगा, ये जैसे मूव करेगा तो ये ऐसा तो नहीं बिल्कुल रास्ता खाली है, रास्ते में बहुत सारे एटम हैं. तो इन एटम पर ये कोलाइड करेगा, टकराएगा, और वो कॉलिजन जो होता है नॉन इलास्टिक कॉलिजन, ड्यू टू नॉन इलास्टिक कॉलिजन. अब ये नॉन इलास्टिक क्या होता है, देखिए नॉन इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी मूव किया, स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ था, टकराते ही उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, या अपनी इनिशियल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो जाए, चेंज हो जाए,
जो मान लो अगर ये पहले 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था फॉर एग्जांपल, या 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, जैसे ही इस एटम पर टकराएगा नेबरिंग एटम से, नेबरिंग मतलब बगल वाले एटम से, तो क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी या 20 से कम हो जाएगी। फिर ये दोबारा से अपनी स्पीड पकड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से तो एक फोर्स लग रहा है, फिर स्पीड करेगा, फिर स्लो होगा। तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हमारे इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करने चाहिए थे उससे कर नहीं पाएंगे और बार बार नेबरिंग एटम से टकराएंगे और उसको कॉलिजन होगा। कोलाइड मतलब टकराना, नॉन इलास्टिक मतलब अपनी वेलोसिटी मेंटेन ना कर पाएगा, वेलोसिटी में ड्रॉप आता रहेगा बार बार। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में ड्रॉप आ रहा है, किसकी वजह से, कॉलिजन की वजह से नेबरिंग एटम के साथ, ड्यू टू नॉन इलास्टिक कॉलिजन किसके साथ, नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम। क्लियर। तो नेबरिंग एटम से टकराएगा तो इसी को बोलते हैं हम रेसिस्टेंस। बात समझ में आ गई, रेसिस्टेंस है क्या, इलेक्ट्रॉन, हमने सीधे सीधे बोल दिया वी सपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन फिर हमें पता लगा इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा दी कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा था लेकिन नेबरिंग एटम उससे बार बार टकराएंगे जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी लूज होगी। वेलोसिटी लूज मतलब, वेलोसिटी मतलब आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी, मैंने नॉन इलास्टिक के वर्ड में बोला था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो ½ mv²। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, तो यहाँ पर वेरी क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा, नॉन इलास्टिक चेंज आने की वजह से कोलाइड होगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, रुक रुक के चलेगा। वही है हमारा रेसिस्टेंस। बात समझ में आ गई, रेसिस्टेंस है क्या, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। रेसिस्टेंस होता है वी सपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुरंत माइंड मानना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और तो मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा होगा, क्यों नहीं जा पा रहा वो मैंने आपको समझा दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेबरिंग एटम पर टकराएगा सॉरी, तो जिसकी वजह से नॉन इलास्टिक कॉलिजन, नॉन इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज, जिस वेलोसिटी चलेगा उससे नहीं चलेगा। तो यही है हमारा रेसिस्टेंस का रीज़न। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रेसिस्टेंस होता क्यों है। अब देखो इससे रिलेट करते हैं पूरी कहानी। अब सारी चीज़ें मैं इससे समझाने वाला हूँ, तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए। तो देखिए भाई, पहली चीज़, जितना लंबा तार होगा उतने एटम होंगे, जितना लंबा तार होगा उतने ज़्यादा एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन उतनी बार टकराएगा सॉरी। तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस, पहला फैक्टर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। इसको ऐसे समझ लो, आप बाइक लेके चल रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, इतना सा रास्ता आपको पता है, ये बड़ा ख़राब रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, तो आपको पता है इस रास्ते में आपकी गाड़ी धीरे हो जानी है। लॉजिक समझना, इस रास्ते में आपकी गाड़ी धीरे हो जानी है, उसके बाद आप फिर तेज़ चल दोगे। लेकिन अगर मैं ये रास्ता बढ़ा दूँ तो आपकी स्पीड उतने ज़्यादा रास्ते में स्लो हो जाएगी। तो ये वही चीज़ है, जितना लंबा रास्ता उतने में आपकी स्पीड कम, तो रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा। तो ये हो गया, जितना ज़्यादा लंबा आप कंडक्टर यूज करोगे, लेंथ जितनी ज़्यादा रखोगे, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो पहली चीज़ तो भाई रेसिस्टेंस आपका किस किस में कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करेंगे। पहला तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/A, या थिकनेस भी बोल सकते हैं, एरिया मतलब थिकनेस। तो आप जितना पतला तार लोगे, जितना पतला रास्ता होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत जाने में। अगर ये पतला होगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, पतला मतलब एरिया कम, एरिया का मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा। लॉजिक क्लियर हो रहा है, जितना पतला रास्ता उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, और जितना मोटा रास्ता उतना कम रेसिस्टेंस। तो एरिया पे ऐसे डिपेंड करेगा हमारा, ठीक। तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर की भी डायरेक्टली होता है कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब इसको समझते हैं, लेंथ समझ आ गया, एरिया समझ आ गया, टेम्परेचर पे कैसे डायरेक्टली कैसे कर रहा होगा, थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डीप ले जा रहा हूँ, चीज़ें समझना। देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा है किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो ड्यू टू कंडक्शन यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होगी। मान लीजिए ये कोई रॉड है, आयरन रॉड है, ये कोई आयरन रॉड है, मैंने यहाँ से गर्म किया, इसको हीट दे रहा हूँ मैं, कुछ टाइम बाद ये यहाँ भी गर्म हो जाएगी सेकेंड हैंड पे। ऐसा क्यों हुआ, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं,
एटम है। तो जब हमने इसको हीट किया, हमें पता है कोई भी मेटल सॉलिड अगर कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये गर्म होगा और इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होंगे और ये एक्सपेंड भी करेगा। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाते हैं अपनी जगह पर। अब देखिए, अब ये रुके हुए थे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर रहा था, इन पर टकराता था। अब ये ऐसे 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 मूव भी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर टकराने का एरिया ज़्यादा बढ़ गया। चीज़ समझ रहे हैं? अभी यहाँ था, अभी ये वाइब्रेट करेगा, मान लो इतना एरिया इसने कवर कर लिया वाइब्रेट करने में, सारे सके सारे का एरिया बढ़ गया, ऐसे 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 अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इन पर ज़्यादा हीट करेगा, तो हीटिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा बार टकराएगा, तो ज़्यादा बार टकराएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है इन ए कंडक्टर में क्या हो जाएगा, एटम वाइब्रेट करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएगा। तो ज़्यादा टकराएगा मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से भी बढ़ता है। और लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। आई होप ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको रेसिस्टेंस की हिस्ट्री बताई, कैसे रेसिस्टेंस होता क्या है, तो सीधे सीधे समझ गए भाई, लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया बढ़ाओगे कम होगा, एरिया कम करोगे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे कम होगा। टेम्परेचर की डायरेक्टली है, जो चेंज यहाँ वो चेंज यहाँ, यहाँ इन्वर्स है, यहाँ भी डायरेक्ट। और नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब आपने कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो मटेरियल के साथ चेंज होगा कि कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर, आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, तो ये मटेरियल के साथ चेंज होगा। तो ये हैं आपके रेसिस्टेंस के चारों पॉइंट। अब इन चारों को मैं कोलैप्स करके हम बनाते हैं एक फॉर्मूला जो हमारा आ जाता है रेसिस्टिविटी। उसको समझ लेते हैं कि मैं रब कर दूँ, इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, और अगर नहीं समझ आएगा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अच्छे से समझिए कंसेप्ट को, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से मैं बनाने वाला हूँ फॉर्मूला नया। देखिए, अब हमने ये चारों का रूल तो इसमें यूज ही नहीं है, इन दोनों को देखिए ऊपर वाले, इन दोनों से हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये चीज़ समझिए अच्छे से। देखिए, R लेंथ के डायरेक्टली है, यहाँ से भी R लेंथ के डायरेक्टली आ रहा है, एरिया के इन्वर्सली है, एरिया के इन्वर्सली, ये क्लियर है। इन दोनों को मिलाकर के मैंने एक फॉर्मूला बनाया। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये रो क्या है, ये रो क्या है, रो की बात करते हैं। यहाँ पर आपको पता है R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और रो क्या है, रो में यहाँ लिख देता हूँ, रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, बात करते हैं। रेसिस्टिविटी है क्या, देखिए रेसिस्टिविटी है क्या, इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी कैसे होता है, क्या होता है रेसिस्टिविटी, समझते हैं। देखिए रेसिस्टिविटी क्या है, इसको एक तरफ लो, बाकी सारा एक तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। तो रो मैंने एक तरफ रखा, इज इक्वल टू, ये नीचे है तो इसका इंटू RA अपॉन L। ये फॉर्मूला देखना, कुछ नहीं करना है फिजिक्स में, आपको जो आपके फॉर्मूले हैं उनको कन्वर्जन करना आना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। जो आपको चाहिए हमेशा, जिस भी टर्म का, जिस भी एक्सप्रेशन को चेंज करने का तरीका क्या है, जिसकी डेफिनेशन बनानी है ना उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। फिजिक्स में ये चीज़ याद रखना, जिसकी डेफिनेशन बनानी है लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो मैं ले आया रो को इधर, मुझे रो जानना था आखिर है क्या। देखिए रो है क्या, बहुत ईजी तरीका फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं। A को 1 रख लो, मतलब हमने एक ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टिविटी है। चीज समझ में आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस दैट हैज क्रॉस सेक्शनल, दैट हैज 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर लेंथ। क्लियर। एस रेसिस्टिविटी उस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस है जिसका 1 मीटर लेंथ होगी और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो जो उसका रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टिविटी। समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहीं पर ले लेता हूँ, कॉपर की रेसिस्टिविटी मैंने बोली 1.69 × 10⁻⁸
इसकी यूनिट की भी बात कर लेता हूँ जरा, क्योंकि मैं जब भी बात करेंगे यूनिट की तो यहाँ पर समझाने से पहले जरा मैं ये इसकी यूनिट की बात करते। देखिए यूनिट क्या होगा, आर की यूनिट आपको पता है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एल मीटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर से मीटर कट गया, मीटर से, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूँ जरा सा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। देखिए यहाँ एक मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, तो एक मीटर कट गया, इससे पावर कट कर दी, खाली एक ही मीटर बचा, तो यूनिट आ गई ओम मीटर। ये चीज़ याद रखना, ओम मीटर होती है रेसिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है, ओम मीटर याद रखना। आया कहाँ से, रेसिस्टेंस की, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर से मीटर कट गया क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर। यहाँ लिख देंगे ओम मीटर, ये ओम का साइन है, ओमेगा ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे किसी ने बोल दिया भाई कॉपर की रेसिस्टिविटी है इतनी, कॉपर की रेसिस्टिविटी है, ठीक है, कॉपर की रेसिस्टिविटी 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब इसका लॉजिक ये है क्या, कैसे बताओगे, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इस कॉपर का 1 मीटर लंबा वायर लूँ, अगर इस कॉपर का 1 मीटर लंबा वायर लूँ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, जो मार्कर है, ये कॉपर की वायर है फॉर एग्जांपल, तो क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये नहीं, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको कट करो और इधर से देखो जो ये सर्कुलर सेक्शन बन रहा होगा, ये जो भी होगा, सर्कल बने रेक्टेंगल बने डजंट मैटर, तो नॉर्मली हमारे वायर सिलेंड्रिकल ही होते हैं, तो इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब कट करो ये सेक्शन, क्लियर, ये वायर का ये सेक्शन, ये वायर है ये सेक्शन, तो इसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर आता है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, तो उसका रेसिस्टेंस इतना होगा, ये इसका मतलब हुआ, क्लियर हो गया। कॉपर का अगर रेसिस्टिविटी इतना है, इसका मतलब है कि कॉपर का 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एक मैं वायर लूँ तो उस पर इतना रेसिस्टेंस होगा। तो ज़्यादा क्लियर हो रहा है क्या, रेसिस्टिविटी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी होता है, वो यहाँ से भी मैंने बताई, ठीक। तो ये हो गया रेसिस्टिविटी, क्लियर हो गई होंगी, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं लेकिन कंसेप्चुअल हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिए, ठीक। चलिए इसमें कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको कि रेसिस्टिविटी वगैरह हमने पढ़ी क्यों, इसके बिहाफ पर हम क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर इसके बाद कुछ चीज़ें आपको आगे बताता हूँ ज़रा सा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट ये रेसिस्टिविटी हमने पढ़ लिया, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि रेसिस्टिविटी मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट मीटर स्क्वायर का रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब जो हमारा जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी, ये रिलेशन को आप ऐसे याद मत रखो, इसको आप डायरेक्टली याद रखो कि कंडक्टर जितना अच्छा रेसिस्टिविटी उतनी कम। कंडक्टर होगा, कंडक्टर के लिए क्या बोल दूं मैं, देखिए थोड़ा सा ये कैमरा आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया था, तो कंडक्टर के लिए क्या बोल दूं, कंडक्टर होगा तो उसका रेसिस्टिविटी, अगर कंडक्टर है रेसिस्टिविटी क्या होगा, लो या हाई, कैसे बताओगे भाई, कंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी लो होगा, ठीक, रेसिस्टिविटी उतना ज़्यादा लो होगा। तो इसीलिए आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको कोई हीटिंग एलिमेंट बनाना है, हीटिंग एलिमेंट लाइक आपका हीटर हो गया, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया या गीज़र वगैरह है, इनमें आपको क्या चाहिए, आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए, हीट करनी है आपको। तो आपको पता है हीट कब होगा, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये एक वायर है फॉर एग्जांपल, चीज़ों को समझिए बहुत अच्छे से, आपने ये गर्म होना चाहिए, ये गर्म कब होगा, और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई आप पास करा रहे हो और आपको चाहिए गर्म हो, तो गर्म कब होगा, जब ये करंट आपका इधर पास ना हो जाए। भाई ये करंट सारा का सारा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कभी गर्म होगा क्या, आपको चाहिए करंट धीरे धीरे पास हो, धीरे धीरे पास हो, तो धीरे धीरे पास होगा तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे पास कब होगा, जब इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, हाई या लो, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी होती है लो। तो ये है हमारा, इसे बोल देता हूं मैं एलॉय, एलॉय जैसे हमारा नाइक्रोम, द बेस्ट एग्जांपल फॉर एलॉय फॉर हीटिंग एलिमेंट इज नाइक्रोम, नाइक्रोम। ये बना किस किस से, देखो इसके नाम में इसके इंग्रेडिएंट हैं या इसके एलॉय है किन किन मेटल से मिलकर बना है, Na मतलब निकिल, CH मतलब क्रोमियम, निकिल क्रोमियम और आयरन, ठीक है, निकिल क्रोमियम
नाइक्रोम, ये पीछे क्रोम दिख रहा है, निकिल, क्रोमियम और आयरन, इनसे मिलकर बना हुआ है आपका नाइक्रोम। तो इनको मिलाकर के जब हमने एलॉय बनाया तो ये क्या करेगा, करंट को इजीली पास नहीं देगा, धीरे धीरे जाएगा, जिससे गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हमारा जो भी अप्लायंसेज है वहाँ, तो कंडक्टर होगा, रेसिस्टिविटी लो होगा, और एलॉय होगा, इसका रेसिस्टिविटी हाई होगा। ठीक है, इसलिए हम एलॉय यूज करते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज आयरन एंड टोस्टर आर मेड अप ऑफ एन एलॉय देन अ प्योर मेटल। अच्छा, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाते हैं, एलॉय का क्यों बनाते हैं? इसके दो रीज़न है। पहला, प्योर मेटल जो होगा, प्योर मेटल का रेसिस्टिविटी लो होता है, पहली चीज़, तो इजीली करंट फ्लो कर जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, सेकंड पॉइंट, जो आपका प्योर मेटल है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एट द हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। इस चीज को जरा समझते हैं। हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होने का मतलब बर्न, चल जाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे ही आपने पहली चीज रेसिस्टिविटी प्योर मेटल की लो होनी चाहिए भाई, ठीक है, रेसिस्टिविटी डाउन, और होनी चाहिए, क्या होती है, क्योंकि इसीलिए हम यूज़ नहीं करते। प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी हाई होती है और हमें तो चाहिए रेसिस्टिविटी हाई, इसकी होती है लो, अपने को चाहिए हाई। तो एक ही रीज़न है इसको क्यों हम प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते। दूसरा, प्योर मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर बर्न। ये क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। लेकिन हमारा नाइक्रोम बर्न नहीं होता है। आपने देखा होगा हीटर का जो कॉइल होता है रेड हॉट हो जाता है, लाल गर्म हो जाएगा, फिर भी नहीं बर्न होगा। तो ये चीज़ें समझ आ गई कैसे रेसिस्टिविटी हाई रख के, या एलॉयज़ के रेसिस्टिविटी हाई होने की वजह से हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर 2-4 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूँ, कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि आपका लेवल इतना अच्छा, इतना ऊपर का आने नहीं वाला है। जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जिनसे आपके थोड़े से कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे, तो करते हैं। देखते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस। चलिए, ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपको एक कॉपर वायर दिया है जिसका डाया है 0.5 mm। ठीक, mm क्या, मैं इसको, मुझे तो आपको खाली कंसेप्ट बताना है, मैं mm ना करके इसको, चलो mm ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही, कन्वर्जन ही तो करना है। 0.5 mm है, एक कॉपर वायर का डाया दे दिया 0.5 mm, उसकी रेसिस्टिविटी दे दी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर, रेसिस्टिविटी की यूनिट। आपको बताना है कि रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा इफ़ डाया इज डबल। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक कॉपर वायर का डाया है 0.5 mm, रेसिस्टिविटी है इतना ओम मीटर, रेसिस्टेंस में कितना चेंज आएगा इफ़ डाया इज डबल। तो करते हैं क्वेश्चन। आपको डाया दिया है D = 0.5 mm, इसको अगर मैं मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होगा 1 मीटर = 1000 mm। तो इतना mm = 0.5 × 10⁻³ कर दूँ, या ऐसे लिखूँ 0.5/1000 करेंगे, 1000 मतलब 10⁻³, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ 10⁻³ मीटर। ये हो गया क्या, डाया। और आपको रो ये दिया हुआ है, रेसिस्टेंस बताना, तो फॉर्मूला लिख लो फिर, रो = या R = लिख लो अगर आपको याद है तो, R = ρl/A। ठीक, अब डाया को डबल करते हैं। मुझे वैसे ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूले से अगर आप आ जाओ, सीधे सीधे फॉर्मूले में मैं आ रहा हूँ। देखो क्या कर रहे हैं, डाया डबल कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले कहीं से कहते हैं डाया है नहीं। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको पता होगा एरिया होता है आपका πr², किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। डाया दिया है तो ऑब्वियस बात होगी उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, πr²। r = होता है डाया/2, तो यहाँ पुट करते हैं पाई, r की जगह लिख दीजिए आप d/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई d²/4। यही होगा क्या, पाई d²/4। तो आपको पता चल गया कि जो डाया एरिया जो है उसमें ओरिजिनल एरिया क्या रहा होगा, जब πr² रहा होगा तब एरिया क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ पाई d²/4। ठीक, ये इसी को सॉल्व किया मैंने, पाई d²/4। अब आपको रिलेशन पता चल गया कि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस
रो को हटा दो, एल का हटा दो, सीधे सीधे मुझे पता है रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था तब याद होगा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया है क्या, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिख सकता हूँ मैं इसको, डी स्क्वायर। तो आपको पता चल गया रेसिस्टेंस डाया के स्क्वायर के इन्वर्सली है, मतलब इन्वर्सली मतलब इसमें जो चेंज आएगा उसका उल्टा चेंज आएगा और स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए डाया है ये, अब हमने डाया को क्या कर दिया डबल, यहाँ कितना भी है हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन डबल हो गया मतलब इसको डबल करो, डाया का डबल 4, ठीक है, डाया जितना था उसका डबल कर दोगे तो इनिशियल का डबल, 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये, डाया को इनिशियल से डबल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये था, अब इसको डबल कर दिया तो डाया इनिशियल का डबल और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, कुछ समझ पा रहे हो। डाया को चलो मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, इसको 0.5 रख के जब देखोगे तब क्या आएगा। और अब इस इनिशियल डाया मतलब ये जो डी है, ये जो फॉर्मूला मेरा बना है इनिशियल के लिए बना है, पाई बाय 4 d1 स्क्वायर बोल देता हूँ मैं, कन्फ्यूज मत हो। ये डाया कितना है मुझे नहीं पता, इस न्यूमेरिकल डेटा को भूल जाओ, अपना रिलेशन याद रखो, रेसिस्टेंस डाया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाया के स्क्वायर के। तो ये है मेरा कंडीशन। तो आर मैं पाई बाय 4 को भी हटा रहा हूँ, सीधे 1/d1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये चीज़ क्या समझ आ गई। अब इसको कर दो डबल तो क्या हो जाएगा, आर 1/2d1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर 1/4d1 स्क्वायर। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, ये जैसे आपने डाया डबल रखा तो 1/4 मतलब जो आपका रेसिस्टेंस होगा 1/4 हो जाएगा इनिशियल का। इस क्वेश्चन को समझना भाई बहुत अच्छे से। अगर आपका डाया डबल होगा, इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, एरिया का कन्वर्जन आना चाहिए डाया के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल डाया आपका इनिशियल फॉर्मूला है 1/d1 का स्क्वायर, इनिशियल डाया का स्क्वायर का इन्वर्सली। अब सोचो डाया को डबल कर रहे हो, इसी में मैं कितने सारे क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो डाया डबल मतलब डाया 2 का स्क्वायर 4 और इन्वर्सली है तो 1/4 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाया डबल ना बोल के डाया 1/2 कर दूँ, डाया आधा कर दो, तो तुम्हें पता है आधा 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, लेकिन जो रेसिस्टेंस है इसका उल्टा होता है तो रेसिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। चीज़ समझ पा रहे हो। अगर डाया 3 टाइम करोगे, आपको पता है डाया 3 टाइम मतलब डाया के स्क्वायर के साथ रेसिस्टेंस वेरी करता है। डाया 3 टाइम करोगे, 3 का स्क्वायर 9 तो रेसिस्टेंस 1/9 होगा। और डाया को अगर आप 1/3 करोगे, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो डाया 1/9 तो रेसिस्टेंस उसका उल्टा तो 9 टाइम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे ही हमारे कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए, आपने देख लिए कि रेसिस्टेंस हमेशा आपका, देखिए मैंने लेंथ समझा दिया था, एरिया समझा दिया था, तो डाया के साथ समझाना था, वो ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। डाया रेसिस्टेंस जो है डाया के साथ स्क्वायर में, स्क्वायर के इन्वर्सली, क्योंकि एरिया नीचे है तो एरिया का फॉर्मूला नीचे लगेगा, स्क्वायर के इन्वर्सली जो चेंज डाया में करोगे उसके स्क्वायर का उल्टा। अगर ये 3 टाइम हो रहा है तो 1/9, ये 2 टाइम हो रहा है 1/4, ये 1/2 हो रहा है तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 तो 4 टाइम, ये 1/3 हो रहा है तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, उसका उल्टा कर देना 9 टाइम। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने आपको रिलेशन बताना था। इतना समझाने के बाद क्लियर हो गई चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा, अगले क्वेश्चन में क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस। देखिए भाई ये है आपका जरा देखिए, इस वायर फंस जा रहा है, ये है आपका एक वायर, ठीक है, ये वायर, इसको आपने क्या कर देना है, बीच से फोल्ड कर देना है। तो सोचिए अब ये वायर ये था, अब आपने इसको बीच से फोल्ड कर दिया, ये फिर बीच से यहाँ कहीं से फोल्ड कर दोगे तो ये बचा हुआ भी तो नीचे ही आएगा, ऐसा कुछ। तो कुल मिला के क्या पता लगा, एक तो भाई इसकी अगर लेंथ L है, अब इस वाले की लेंथ हो जाएगी L/2। इसका एरिया, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है तो इसका क्या हो जाएगा 2A। बस ये दोनों चीज़ समझ आ गई क्या। अगर ये क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपने बीच से एक वायर को फोल्ड कर दिया तो जो लेंथ होगी अब वो लेंथ की आधी हो जाएगी और जो एरिया होगा 2A हो जाएगा। तो आ जाते हैं फिर अपने फॉर्मूले में। रेसिस्टेंस है 6 ओम, आपको पता है R इज इक्वल टू रो L/A, इनिशियल कंडीशन, इक्वेशन 1। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन जब A एरिया था, L लेंथ थी। अब मैंने क्या कर दिया, सेकेंड वाली कंडीशन, तार को बेंड कर दिया, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, R2। तो रो तो वही रहेगा क्योंकि मेटल तो हमने चेंज नहीं करा, नेचर ऑफ द मटेरियल पर चेंज करता है रेसिस्टिविटी। लेंथ आपकी अब हो जाएगी L/2, एरिया आपका हो जाएगा 2A। इसको जरा सॉल्व करते हैं, रो L
अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 4a, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं। देखो मुझे पता है जो मेरा इनिशियल रेसिस्टेंस R1 था ये कितना था 6 ओम। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 6 ओम रेसिस्टेंस वायर, तो R1 मुझे पता है 6, तो इस वाले में अब मुझे R2 बताना है। और देखिए 6 किसके बराबर है, रो L अपॉन A इज इक्वल टू 6 ओम, रो L अपॉन A इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी रो L अपॉन A की जगह 6 रख दूँ, नीचे क्या रहेगा खाली 4। ये चीज़ समझना, इस रो L अपॉन A इसकी वैल्यू मुझे पता है, रो L अपॉन A इज इक्वल टू 6, तो पुट करते हैं तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 4 और R2 मेरा आ जाएगा 1.5 ओम। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपने सीधे सीधे डाया के साथ रिलेशन देखा, 1 अपॉन एरिया, एरिया होता है π/4 d स्क्वायर, तो डाया के स्क्वायर के साथ। इसमें अगर डबल हो रहा है, डाया डबल होगा तो 1/4 हो जाएगा, डाया ट्रिपल होगा 1/9 होगा, डाया 1/2 होगा तो 4 हो जाएगा 4 टाइम, और 1/3 होगा तो 9 टाइम। तो डाया के इन्वर्सली, ठीक, स्क्वायर के इन्वर्सली। यहाँ देखो सीधे सीधे हमने क्या किया, एक वायर था L लाइन का, उसको हमने फोल्ड करके डबल कर दिया, तो डबल करोगे लेंथ आधी हो जाएगी, एरिया डबल हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला ये, और ये मुझे दिया है 6 ओम, रो L अपॉन A इज इक्वल टू 6 ओम। यहाँ रखेंगे R2 इज इक्वल टू रो L की जगह L2 और ये 2a, सॉल्व करेगा तो रो L अपॉन 4a, 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे L अपॉन A को और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो उसके लिए ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी थी, इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए ठीक, तो एक बार ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इस पर काफ़ी एफर्ट लगाया गया आपके लिए समझाने के लिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।